स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे कौन से गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे कौन से गति कहते हैं। तथा पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है और पृथ्वी के किस गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि किसी प्रकार के आने वाले अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए बिना किसी देर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, उसे घूर्णन कहलाता है। जब सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष पर पृथ्वी गति करता है उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, ठीक है। एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण गति कहते हैं। अब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है इसी के कारण दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है इसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कि देखिए, जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि अक्ष किसे कहते हैं और जो अक्ष है वह एक काल्पनिक है, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए, पृथ्वी का जो कक्ष है यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। जब चक्कर लगाती है, मान लीजिए ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसके कक्ष के द्वारा बनाया गया समतल जो होता है उसी को कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड हो गया। इस फील्ड के आरी आरी क्या है, एक सड़क है। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए और दौड़ते दौड़ते इस फील्ड को एक राउंड मार दिए, ठीक है। तो एक राउंड द्वारा आपने मारा तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया इस फील्ड के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार रूप से, तो इस फील्ड से अगर जितना ये इसको मान लीजिए इस सबको समतल मान लेना है, ठीक है। इस फील्ड से इसके समतल मान लेना है, इस सबको बीच के सेंटर से। तो आप सूर्य से समतल मान लीजिए, तो जो समतल बनाता है ना, तो इसी समतल को क्या बोलते हैं, कक्षीय सतह बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। चित्र 3.2 को देखिए। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पे रात होती है। आप लोग की इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये सूर्य के तरफ जो पृथ्वी का भाग होता है इसमें दिन होता है, दिन रहता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है इस पे डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। और सूर्य से जो भाग पृथ्वी का वह हिस्सा जो कि पृथ्वी सूर्य से दूर होता है, इस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती। इसी के कारण इस वाले भाग में क्या होता है, रात होती है, और इस वाले भाग में दिन होती है। पृथ्वी लगभग गोलाकार है, अतः इसीलिए सूर्य का प्रकाश एक समय पर पृथ्वी के इसके एक आधे ही भाग पर पड़ता है, और जिस भाग पर पड़ता है उसको वहाँ पे दिन होती है, जिस भाग पर नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रायद्वीपीय वृत्त कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रादीप्त वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रादीप्ति वृत्त उसे कहते हैं जो पृथ्वी के पर वह वृत्त होता है ग्लोब पर जो कि दिन और रात को विभाजित करता है। लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं प्रादीप्त वृत्त ये है, ठीक है। ये जो वृत्त है प्रादीप्ति वृत्त, यह सूर्य मतलब पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है। यह एक काल्पनिक वृत्त है, ऐसा वास्तव में कोई वृत्त नहीं है पृथ्वी पर। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोग चित्र 3.2 को देख सकते हैं। यानी कि जो प्रादीप्ति वृत्त होता है वह अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। यह घूर्णन के समय काल को ही पृथ्वी का दिन कहा जाता है।
यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। और इसी 24 घंटे समय को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, ठीक है। और जो पृथ्वी का घूर्णन गति है बच्चों, वह दैनिक गति है इसकी। यानी कि दैनिक माने क्या होता है? दैनिक माने रोजमर्रा की गति, हमेशा रोजमर्रा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? देखिए कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन गति ना करे तो क्या होगा। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है अगर पृथ्वी घूर्णन गति ना करे। तो इसका उत्तर बगल में ही दिया है, आप लोग पढ़िए। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग को हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी। अतः इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि देखिए अगर पृथ्वी जो है वह अपने घूर्णन गति ना करे तो यह होगा कि पृथ्वी जब घूर्णन गति नहीं करेगी तो जो सूर्य के नज़दीक होगा भाग, पृथ्वी के सूर्य भाग जो है वह सूर्य के तरफ वाला भाग पर लगातार सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ पर लगातार गर्मी पड़ेगी, ठीक है। और सूर्य का जो दूर है, सूर्य से जो दूर है पृथ्वी का भाग, उस पर हमेशा अंधेरा रहेगा, जिसके कारण वह ठंडा होते जाएगा। अतः इस कारण पृथ्वी पर जो जीवन है वह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इसके घूर्णन गति के कारण जो बनी रहती है वह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और इस पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्या आप जानते हैं? देखिए इस बॉक्स में दिया गया है, क्या आप जानते हैं? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी कि एक भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का भी खोज किया था। तो आर्यभट्ट ने ही बताया था हम लोगों को कि जो पृथ्वी है वह गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आइए अब हम पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि देखिए वह पृथ्वी की गति जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति करती है, ठीक है, तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में 365/1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी कि देखिए पृथ्वी जो होती है 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी कि हम लोग जो हैं वह अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं कि 365 दिन को ही काउंट करते हैं एक साल में, ठीक है। और 6-6 घंटे को इसमें काउंट नहीं करते हैं और 6-6 घंटे मिलाकर 24 घंटे हो जाते हैं, यानी कि एक दिन। तो प्रत्येक 4 साल के बाद इसको जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहेंगे। जिसमें लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होता है और इसको फरवरी महीना में जोड़ा जाता है। लीप ईयर में फरवरी माह में जो 28 दिन का फरवरी होता है वह 29 दिन का होने लगता है, जब ये 6-6 घंटे उसमें जोड़ दिया जाता है, ताकि हम लोगों को लिए आसानी रहे और सुविधा रहे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, जिसे ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यानी कि देखिए बच्चों वैसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष बोला जाता है। अब देखिए लीप वर्ष 366 दिन का क्यों होते हैं, तो ये पूछने वाली प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए आप लोग सोच सकते हैं क्यों होता है, आप लोग को चलिए बताते हैं। जो लीप वर्ष होता है वह 366 दिन का इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो हम लोग प्रत्येक साल को 365 में काउंट करते हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है। और जो 6-6 घंटा उसका बच जाता है वह प्रत्येक 4 साल पर फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन का होने लगता है। तो वैसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जो एक वर्ष होता है, एक साल होता है बच्चों, तो उसको कौन कौन से गर्मी में बांटा जाता है, ठीक है,
सर्दी में बसंत ऋतु और शरद ऋतु, यानी कि एक साल में 4 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 ऋतुएं क्यों होती हैं एक साल में, ये 4 ऋतुएं क्यों आती है, तो ये ऐसा इसलिए होता है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। यानी कि देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो अपना परिक्रमण गति जो होता है इसी के कारण इन ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है वह ध्रुवों की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, एक ही दिशा में। ठीक, तो अब देखिए 21 जून को, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इसमें ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, और देखिए 23 सितंबर इसमें शरद ऋतु है। और ये हो गया आपका 22 दिसंबर, ठीक है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। ठीक है, 21 मार्च बसंत ऋतु है। तो आप लोग पृथ्वी के अलग अलग स्थितियों को देख सकते हैं जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, तो कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है आप लोग आसानी से इस पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं। देखिए ऋतुओं में इसलिए परिवर्तन होता है क्योंकि देखिए जब पृथ्वी झुकी हुई है सूर्य की तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यह कैसे कैसे अपनी स्थिति चेंज करती हुई आ रही है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इन पृथ्वी के इन्हीं स्थितियों के कारण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अतः एक साल में हम लोग को 4 ऋतुएं देखने को मिलती है, ग्रीष्म, शीत, बसंत और शरद ऋतु। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। यानी कि जो पृथ्वी होता है वह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरण जो है वह तिरछी पड़ती है। तो देखिए चित्र 3.3 में आप लोग देखेंगे, दिखाते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। आप लोग देख सकते हैं ये जो चित्र दिया गया है। ठीक है, तो 21 जून, ठीक है, 21 जून यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ देखिए यहाँ पे थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य की जो किरण है वह डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती है, सीधी पड़ती है। अतः इसके कारण जो ये वाले जिस पर सूर्य की किरण पड़ती है कर्क रेखा वाले, तो यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून तक। ठीक है, और ध्रुव के तरफ जो है सूर्य की किरण जो है वह तिरछी पड़ती है। इसके कारण यहाँ पे शीत ऋतु होती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यानी कि देखिए जब 21 जून को क्या होता है, सूर्य पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वह सूर्य की तरफ झुका होता है तथा लगातार सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती रहती है। ठीक है, इसी के कारण 6 महीने तक लगातार दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य की तरफ उत्तरी ध्रुव झुका होता है। तो ठीक है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए जो 21 जून का होता है वह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो होता है वह सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होने के कारण सूर्य के जो रोशनी है वह उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भूभाग पर पड़ता है। ठीक है, और बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। अतः इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। ठीक है, यानी कि 21 जून जो होती है वह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तथा इस स्थिति जो है, जो जब 21 जून को क्या कहता है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है वह सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब सबसे लंबी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है, तो इस स्थिति को, पृथ्वी की इस स्थिति को उत्तर आयांत कहते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरण
मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि देखिए, जो 22 दिसंबर है वह दक्षिणी ध्रुव क्या करता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है 22 दिसंबर को वह सूर्य की तरफ झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की जो किरण होती है वह सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। अतः दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भूभाग जो होता है उसमें लंबी दिन और छोटी रात होती है, ठीक है। और इस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु इस समय चलती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध होती है। यानी कि अब देखिए, जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब सूर्य की जो दक्षिणी गोलार्ध है वो पृथ्वी की जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। और ठीक इसके विपरीत होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा, क्योंकि जितना सूर्य के अधिक से अधिक ऊष्मा जो है वह दक्षिणी गोलार्ध को प्राप्त हो रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के ठीक पीछे है, दूर है, ठीक है। इसी के कारण वहाँ पे शीत ऋतु होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयानात कहा जाता है। यानी कि देखिए, पृथ्वी का जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है, सूर्य के सबसे अधिक ऊष्मा दक्षिणी गोलार्ध प्राप्त करता है। इस स्थिति को, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, तो एक देश जो है इसमें ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि हम लोग की तरफ ठंडी के दिनों में यानी कि शीत ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वह जो ऑस्ट्रेलिया है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और दिसंबर के मंथ में जो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, अतः इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुवत कहा जाता है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरण जो होती है वह विषुवत वृत्त पर पूरा सीधा पड़ता है, ठीक है। इस अवस्था में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव जो है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। अतः इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को विषुवत कहा जाता है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं 21 मार्च को और ये 23 सितंबर को, ठीक है। जो सूर्य की किरण है वह सीधी पड़ रही है विषुवत वृत्त पर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ये विषुवत वृत्त का कोई भी ध्रुव जो है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है, ठीक है। अतः इस अवस्था के, पृथ्वी की इस अवस्था को विषुवत कहा जाता है, ठीक है। और इस दोनों समय में पृथ्वी पर दिन और रात जो है वह बराबर होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस 21 मार्च को इसकी स्थितियों में विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। यानी कि देखिए 23 सितंबर जो है तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, जबकि इसकी स्थिति जो है विपरीत हो जाती है 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को ठीक इसके उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी कि इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, तो घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमण गति जब पृथ्वी एक निश्चित कक्षा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों गतियों के कारण दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं।